आपको एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन नहीं बोले। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सबने? मुझे लग रहा है किसी ने किया ही नहीं है। यस हो गया भेजा हूँ सर। नहीं हो हुआ? गया सर, हो गया? हो गया सर सर। मेरा -4/3 है। अच्छा ठीक है, माइनस चलो उसको डिस्कस कर लेंगे, उसको कर लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, उसको कर लोगे एक बार। नहीं होगा तो उसको मैं बता दूंगा। तो वो कल सामल सर बोलने वाले थे, हम मना करके रख दिए। हैं? क्या बोलने वाले थे? वो वाला क्वेश्चन तो तुम लोग क्या कर दिए कि हो गया, रहने दीजिए? मना नहीं मना कर दिए सर, हम लोग तो ट्राई नहीं किए थे तब तक। नहीं सर, वो दूसरा क्वेश्चन बोले जो कि समझ नहीं आया। अरे वो वाला क्वेश्चन नहीं बोले लास्ट में करने। ठीक नहीं है। नहीं, वो दूसरा वाला बोले ना, जो आया था सीबीएसई में एक बार। वो उस टाइम बहुत पहले किसी ने एक पूछा था, मतलब यहीं पे किसी पूछा, तो उस टाइम पे एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत लोग नहीं करते थे, मतलब हो गया 3-4 साल। एडिशनल एक्सरसाइज उस टाइम एनसीईआरटी में, मतलब सीबीएसई में फिक्स ही रहता था सब, डिराइव, ये फार्मूला, वो फार्मूला, बायोट सेवटला, ये वो, बस काम खत्म। तो वो सडनली जो है 2-3 साल पहले अचानक से एडिशनल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ गए, तो फिर लोग उसके बाद एडिशनल एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे बहादुर, नहीं तो एडिशनल कोई पूछता नहीं था। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चलो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करो, डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो वो ऑब्जेक्ट्स हम ऐसे नहीं देख पा रहे होंगे, इसीलिए यूज कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही देख लेते तो कोई जरूरत नहीं थी। तो इसमें एक चीज है, ह्यूमन बीइंग का परसेप्शन ऑफ साइज, perception of size of any object depends on visual angle formed by that object on human eye। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल ये होता है कि कोई भी, सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई के ऊपर इसके दोनों एंड्स जितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो ये विजुअल एंगल जो है, वो विजुअल एंगल डिपेंड कर रहा है एच के ऊपर भी और इसके डिस्टेंस के ऊपर भी। तो मान लो हमारे दो ब्रॉड कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट है, एक है टेलीस्कोप है, एक है माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप से हम जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, मान लो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, किसी प्लैनेट को देखना चाहते हैं, सैटेलाइट को देखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत छोटा है, वो छोटा हमें दिख रहा है क्योंकि बहुत दूर है। ऐसा नहीं कि उसका साइज बहुत छोटा है, अगर वहां पे प्लैनेट पे कोई चला जाएगा तो दिख ही जाएगा उसको, लेकिन वो हमसे दूर लोकेटेड है इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, मान लो हम माइक्रोस्कोप या जो भी वायरस बैक्टीरिया को देख रहे हैं, वो क्या है, वो हमारे पास तो है, उस ज्यादा दूर नहीं है, बट उसका साइज बहुत छोटा है, मतलब उसका एच बहुत ही छोटा है। तो उस जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज फॉर्म अ वेरी स्मॉल विजुअल एंगल। वो बहुत छोटे हैं इसलिए वो छोटा विजुअल एंगल बना रहे हैं। और जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं, वो बहुत दूर हैं। मान लो कोई कई फ्लोर की बिल्डिंग है, 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, बहुत दूर से हम ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत छोटा दिखाई देगा, तो उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, रीजन है कि उसका विजुअल एंगल स्मॉल है। तो अगर हम कोई एक कॉमन टर्म बोले कि ये बोल रहे हैं कि भाई जो चीज बहुत दूर होगी वो भी हमें दिखाई नहीं देगा, जो बहुत स्मॉल होगी वो भी नहीं दिखाई देगा, तो अगर हम कंबाइंडली बोलेंगे कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, साइज का जो परसेप्शन है दैट डिपेंड्स ऑन विजुअल एंगल। बहुत दूर होगा तो d की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यहां से हम बोल सकते हैं कि जो tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू h/d। ऑलमोस्ट अगर थीटा जो है कंपेरेबल 0 to 5 डिग्री 10 डिग्री के रेंज में होगी तो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू h/d। मतलब या तो हाइट बहुत स्मॉल हो या डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, दोनों का इफेक्ट क्या हो रहा है, विजुअल एंगल छोटा हो जा रहा है। विजुअल एंगल छोटा हो जा रहा है तो हम नहीं देख पा रहे हैं।
क्या सच में वो ऑब्जेक्ट छोटा है? छोटा नहीं है भाई, 15 फ्लोर की बिल्डिंग है बट हमारी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो कम विजुअल एंगल बना रहा है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। साइज उसका है बहुत कंसिडरेबल है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, वो बहुत स्मॉल साइज में है, इसलिए हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो छोटे साइज की वजह से, एच स्मॉल होने की वजह से वो छोटा विजुअल एंगल बना रहा है, जिससे कि हम नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर दोनों चीज से हम कॉमन एक स्टेटमेंट देना चाहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज का जो हमारा परसेप्शन है, परसेप्शन मतलब हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट छोटा है, ऐसा नहीं कि कोई प्लैनेट जो है वो बहुत छोटा है, सैटेलाइट बहुत छोटा है, हम बोलेंगे कि यह ऑब्जेक्ट छोटा है बिकॉज इट फॉर्म्स अ स्मॉल विजुअल एंगल। तो जिसका विजुअल एंगल स्मॉल होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टारगेट है टू इंक्रीज द विजुअल एंगल, कि अगर वो विजुअल एंगल बढ़ा देगा तो हम देख लेंगे, विजुअल एंगल बढ़ गई तो हम देख लेंगे। तो छोटे ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल कैसे इंक्रीज होगा? डिस्टेंस का तो हमारे कोई प्रॉब्लम है नहीं, वायरस बैक्टीरिया जो है हम तो कितना भी क्लोज जा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो विजुअल एंगल इंक्रीज करेगा, उसके हाइट को मैग्नीफाई करके साइज को बढ़ाएगा। और टेलीस्कोप विजुअल एंगल कैसे बढ़ाएगा? टेलीस्कोप उसके डिस्टेंस को कम करके, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाए सो दैट कि वो ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज आ जाए, तो जब डिस्टेंस रिड्यूस होगी तो उसका विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाएगा, विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is used to increase visual angle. ये बात समझ में आ गई कि हमारा परसेप्शन डिपेंड करता है विजुअल एंगल पे। विजुअल एंगल जिसका स्मॉल होगा, किसका विजुअल स्मॉल होगा? जो साइज में स्मॉल है या डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, दोनों का विजुअल एंगल स्मॉल होगा, हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो उनको देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हाइट को इंक्रीज करते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप जिनको बोलेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, जिनको टेलीस्कोप बोलेंगे, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो अल्टीमेटली दोनों करते क्या है, दोनों हमारे विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट का हम मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। कि जो डिवाइस है, डिवाइस जो मैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम एंगल के टर्म में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के अलावा ये क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, थर्ड टाइप का, जो कि हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करेंगे। तो जो मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम और इसको थीटा बोल सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, एम इज इक्वल टू विजुअल एंगल with instrument, visual angle with instrument divided by visual angle without instrument। तब जब इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो क्या विजुअल एंगल था, अभी इंस्ट्रूमेंट है तो क्या विजुअल एंगल है। तो उसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, मतलब जब इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होगा तो कितना विजुअल एंगल हमें मिल रहा है, डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे बीटा से। बीटा इज द विजुअल एंगल फाउंड बाय द इमेज, क्योंकि जो टेलीस्कोप है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, टेलीस्कोप थोड़ी उसको किसी सैटेलाइट को उठा के लेके चला रहा है हमारे पास, वो उसकी एक इमेज बना रहा है और वो इमेज हम देख पा रहे हैं। तो विजुअल एंगल फाउंड बाय द इमेज, ये क्या है, विजुअल एंगल फाउंड बाय इमेज, जो कि किसने बनाया, इंस्ट्रूमेंट ने बनाया, डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा इज द विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है एक चीज हम यूज कर सकते हैं, जो भी एंगल्स होते हैं वो उसके लिए tan बीटा बाई tan अल्फा।
ये हो जाएगा हमारा विजुअल एंगल या मैग्नीफाइंग पावर। बीटा बाई अल्फा एंगल जो है 10 डिग्री के रेंज में जनरली होते हैं, तो ये tan बीटा बाई tan अल्फा। मोर एक्यूरेट कोई पूछना चाहेगा भाई कि अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, वो डायरेक्टली जो है 30 डिग्री था, तो 60 डिवाइडेड बाई 30, उस डिवाइस का मैग्नीफाइंग पावर 2, मतलब वो 2 टाइम्स कर रहा है। 2 टाइम्स क्या कर रहा है? माइक्रोस्कोप है तो 2 टाइम्स साइज को बढ़ा रहा है, टेलीस्कोप है तो 2 टाइम्स डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नीफाइंग पावर 2 है, इस 2 का मतलब क्या है माइक्रोस्कोप के लिए कि वो साइज बढ़ा दिया 2 टाइम्स, डिस्टेंस नहीं, और टेलीस्कोप के लिए वो 2 टाइम्स डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि विजुअल। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो जो है फाइनली इमेज विजुअल एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, और क्या 3 होना चाहिए, 3 क्या 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर एग्जांपल लेता हूं मैं कि ऑब्जेक्ट अगर सर tan लगा के 3 आ जाए। अच्छा tan, तो ये स्मॉल एंगल के लिए, ये स्मॉल एंगल जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स में है, बट अगर सिर्फ एक्यूरेटली कोई एंगल के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए, एंगल के लिए, तो एंगल अगर 60 डिग्री एंगल वो सबटेंड कर रहा है, 30 डिग्री ये सबटेंड कर रहा है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट अगर एंगल स्मॉल है तो बीटा और tan बीटा दोनों सेम चीजें होंगी। स्मॉल मतलब 0 से 10 डिग्री। तो ये चीज जनरली हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट में होल्ड करेगी, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जो है ये विजुअल एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तो हुआ बस विजुअल एंगल, मैग्नीफाइंग पावर, 2 पॉइंट्स, विजुअल एंगल एंड मैग्नीफाइंग पावर। थर्ड पॉइंट है, हर डिवाइस का एक एडजस्टमेंट होता है, तो उसमें एक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। पहले हम लोग इसके सारे टर्म्स को समझ लेंगे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और LDDV। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है मतलब क्लियर कट हमें वो विजिबल होना चाहिए, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D, और वो एक स्टैंडर्ड है, वो होता है 25 सेंटीमीटर। एक्चुअल में ऐसे क्या 25 सेंटीमीटर से क्लोज लाएंगे तो हम नहीं देख पाएंगे, हम देख सकते हैं, ब्लर दिखे, बट वो नहीं ब्लर, ये जो है एज के साथ वेरी करता है, ये एक स्टैंडर्ड है। नॉर्मल क्वेश्चन में दे सकता है कि एज्यूम जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से 30-40 सेंटीमीटर तक वेरी करता है, मतलब एज के साथ वो हो जाता है, चेंज होता रहता है। जो कोई किड है 8-10 साल का है, 12 साल का है, तो उसके लिए 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, और उससे ज्यादा जैसे जैसे एज होती जाएगी LDDV हमारा बढ़ता जाता है, मतलब बहुत नजदीक लाने से हमारी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में दे सकता है भाई एक पर्सन हैज LDDV 30 सेंटीमीटर, पर्सन हैज LDDV 35 सेंटीमीटर। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 25 लेंगे, अगर दिया हुआ है तो वो लेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक स्टैंडर्ड है, जैसे मीन डेविएशन येलो कलर के लिए लेते हैं, वैसे ये भी है LDDV। अब उसके बाद है डिवाइस, जो भी होंगे, जो दो हमारे डिवाइस हैं उनका एडजस्टमेंट होता है, और वो एडजस्टमेंट होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। 2 एडजस्टमेंट होता है, जैसे टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, तो उसके 2 एक्सट्रीम एडजस्टमेंट होते हैं। एक होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, और उसी को बोलते हैं स्ट्रेन्ड विजन, एडजस्टेड फॉर स्ट्रेन्ड विजन और नियर पॉइंट। इसका मतलब है कि फाइनल इमेज इज एट LDDV, कि जैसे डिवाइस को क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। जैसे हमारे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे यहां से देखेंगे, तो जब बिल्कुल क्लोज होगा, मतलब हमने क्या किया है कि अपने आईज को सेट किया है किसके लिए, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि आईज जो है हमारी आईज की जो आईज में कॉन्वेक्स लेंस है, और वो कॉन्वेक्स लेंस वेरिएबल रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, म्यू उसका कांस्टेंट है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर वैरी करता है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका फोकल लेंथ वेरिएबल है। तो जब हम बिल्कुल क्लोज लाते हैं तो हमारे मसल्स पे, आईज के मसल पे सबसे मैक्सिमम स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है उस पे। तो इसीलिए हम इस एडजस्टमेंट को नियर पॉइंट एडजस्टमेंट को बोलते हैं स्ट्रेन्ड विजन। स्ट्रेन्ड विजन और नियर पॉइंट विजन, कि जबकि हमारा ऑब्जेक्ट हो या इंस्ट्रूमेंट से जो फाइनल इमेज बन रहा हो वो कहाँ पे बने, LDDV पे लोकेटेड हो, LDDV पे लोकेटेड हो। और दूसरा हमारा एडजस्टमेंट होता है, दूसरा एक्सट्रीम, जिसको बोलते हैं फार पॉइंट एडजस्टमेंट। फार पॉइंट एडजस्टमेंट, फार पॉइंट एडजस्टमेंट, और उसी को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट ये वर्ड है जो कि यूज होगा, तो तुम्हें इसका मतलब क्या है, और उसी को बोलते हैं रिलैक्स्ड विजन। रिलैक्स्ड विजन, रिलैक्स विजन है मतलब डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो नॉर्मल जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तो उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी होता है। ऐसे है ना, ये आईज अगर है तो इसका नियर पॉइंट क्या होगा, LDDV होगा 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट जो है वो होगा इन्फिनिटी। तो ऐसे थोड़ी कि इन्फिनिटी तक दिखाई दे देगा, ऐसे इन्फिनिटी तक दिखाई नहीं देगा कि सब देख लोगे यहीं से, तो फिर क्या सब चाहिए। तो ये बोलते हैं इन्फिनिटी का मतलब रेस जो है वो पैरेलल आ रही है। तो रेज अगर पैरेलल आ रही है तो आंखों पे स्ट्रेस कम रहता है, स्ट्रेन कम रहता है, रेज अपने आप जो है वो आके इंसिडेंट होंगी, इमेज फॉर्म होगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड विजन। आईज पे मिनिमम स्ट्रेस होता है, मिनिमम स्ट्रेन होता है इस कंडीशन में। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है कि कोई भी डिवाइस जैसे लैब वगैरह में, या जैसे साइट सीइंग करने अगर जाओ, साइट सीइंग करने जाते हो कहीं पे, तो वहां पे टेलीस्कोप वगैरह लगा के वो दिखाते हैं सब, ये देखिए सुसाइड पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो पॉइंट है। तो वो सब क्या, वो जो डिवाइस एडजस्टेड होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब नॉर्मली हम वहां पे रखते हैं कि सबके हिसाब से हो, क्योंकि नियर पॉइंट तो वेरिएबल होता है, नियर पॉइंट वेरिएबल होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। बट ये नॉर्मल एडजस्टमेंट डिवाइस को ऐसे कर देंगे, फिर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, अब दिखाई दिया ऐसे करके। इसका मतलब है कि फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। ये दो चीज हो गई। फार पॉइंट एडजस्टमेंट मतलब हमारा फाइनल इमेज या ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, या फिर वहां से रेस क्या है बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। तो डिवाइस के तो ये हमारे दो एडजस्टमेंट हुए, दो टर्म ये हुए। नॉर्मल एडजस्टमेंट दिया होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या समझोगे, कि फाइनली जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज बना रहा है वो इंफिनिटी पे बन रही है। स्ट्रेन्ड विजन के लिए एडजस्टेड है या नियर पॉइंट के लिए एडजस्टेड है, तो इसका मतलब क्या, एडजस्टेड फॉर LDDV, कुछ भी यूज हो सकता है। तो ये टर्म इसके बारे में समझ में आना चाहिए। तो दो तो ये हो गया, तो ये हुआ विजुअल एंगल, मैग्नीफाइंग पावर, LDDV, और ये हो गए हमारे दो एडजस्टमेंट। ये तो हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड टर्म। हमारे कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में दो है, सिंपल और कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड। और उसके बाद है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है और रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में ऑब्वियसली जो है मिरर यूज होगा, तो इसलिए उसका नाम रिफ्लेक्टिंग टाइप है। रिफ्लेक्टिंग टाइप में बहुत ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है, बहुत उसका जो है सिंपल जो है फॉर्मूला समझना है। रिफ्रैक्टिंग टाइप में भी दो होते हैं, एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल जो कि हमारे सिलेबस में है, और दूसरा होता है गैलीलियन जो कि सिलेबस में नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। गैलीलियन जो है, गैलीलियन यूज होता है डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा टेलीस्कोप लेके चल रहा है, जैसे मान लो स्टेडियम में कोई बैठा हुआ है या साइट सीइंग के लिए कोई गया हुआ है, तो गैलीलियन टाइप का टेलीस्कोप यूज होता है। डिफरेंस ये होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल में क्या है कि इमेज इन्वर्टेड बनती है,
तो मान लो किसी सैटेलाइट को देखो, प्लैनेट को देखो, वो तो स्फेरिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सीधा बने या उल्टा बने, बन जाए बस काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो एस्ट्रोनॉमिकल से स्टेडियम में मैच देखने जाएंगे तो वहां पे अगर मैच स्टेडियम ही उल्टा हो जाएगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो गैलीलियन क्या करता है कि फाइनल इमेज डायरेक्ट इमेज बनाता है, इसलिए हम उससे देख सकते हैं। ठीक है, सिद्धिप्रिया यूज कर सकते हो एक घर से दूसरे घर में देखने के लिए। तो वो गैलीलियन तो टाइप उसमें का यूज करा। कॉन्केव लेंस सर बाइनोक्यूलर में यही है। बाइनोकुलर अलग है, बाइनोकुलर में तो रिफ्लेक्शन से वो होता है, प्रिज्म होते हैं। बाइनोकुलर में तो जैसे मान लो जो चीज हम नहीं देख पा रहे, बाइनोकुलर मैग्नीफाई नहीं करता है, बाइनोकुलर सिर्फ देखने के लिए, लेंस वेंस अप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन बाइनोकुलर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है, बाइनोकुलर वो जो है टेलीस्कोप ही है, टेलीस्कोप, बट उसमें रिफ्लेक्शन होता है कि यहाँ से मिरर है या फिर प्रिज्म है, वहां से लाइट जा रहा है और हम देख पा रहे हैं उधर का कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां से देख लिया। बाइनोकुलर इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, टेलीस्कोप जो है, जो चीज हमें विजिबल नहीं है, जो चीज दिख नहीं रही, उसका मैग्नीफाई करता है वो। बाइनोकुलर का मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो गैलीलियन टाइप का है कि जिसको डे टू डे चीजों को, डे टू डे चीजों के लिए गैलीलियन यूज होता है और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूज होता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप में ये है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जो लैब में यूज होता है, लैब में सिंपल कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, सिंपल जो लैब में या बुजुर्ग लोग जो है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए देखते हैं, या वो डिटेक्टिव जासूस में जो है ऐसे जाके वो सब देखता है, तो जो सिंपल लेंस वो जो यूज होता है ऐसे ऐसे देखते हैं, वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसी का नाम है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो लैब में तुम बायो वाले जैसे प्रैक्टिकल आर्टिकल करते होंगे, तो वो हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हमारे यहाँ इसमें से इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट, अच्छा एक डिस्क्लेमर, ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कॉमन, कि इसमें साइन कन्वेंशन जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फाइनल जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यूज केवल पुट करनी है सबकी। ठीक है, फोकल लेंथ वगैरह के टर्म में आएगा। तो हम फाइनली अपने कॉमन सेंस से कि इमेज इन्वर्टेड डायरेक्ट क्या है, क्योंकि ये सारे डिवाइसेस का बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है कि ऐसे ऐसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे बनेगा। उसके अलावा जो पॉसिबिलिटी है तो वो फिर हम सब क्या करेंगे, वैसा कुछ आएगा नहीं। बट वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर मान लेते हैं कि कुछ बहुत चेंज हो गया जहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तो उसमें हमें ये सारे क्या है, लेंस वेंस को कंबाइन करके बन रहे हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में मेरे ऑप्टिक्स में पता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को जो है कंबाइन करके हम आंसर देंगे, बट वैसा कभी आएगा नहीं। तो इसका जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है, साइन जो है वो फॉर्मूले में फाइनली पुट किया रहेगा, वही उसका साइन रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स का साइन कन्वेंशन वगैरह यूज नहीं होगा, जो फॉर्मूले इसमें जितने भी सब हम डिराइव करेंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि लेंस तो कॉमन ही होगा ना, हाँ तो एक ही ये, फिक्स रहेगा लेंस। तो ये जो है इसमें ऐसे होगा। ठीक है, तो ये है सिंपल, तो सिंपल माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। और अच्छा, इसमें से जो हॉट है कि जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो वो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, डायग्राम भी आता है। तो डायग्राम एक बार के लिए अपने कॉपी में बनाना है और एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाना है, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, वही रहेगा, और थोड़ा बहुत जो भी टर्म्स है वो वहां से उस डायग्राम को कॉपी करना है। मैं जो डायग्राम थोड़ा बताऊंगा तुम्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊंगा, जिससे कि तुम्हें याद रहेगा हमेशा वो चीज, और एक्चुअल डायग्राम में थोड़ा सा और फिलर मटेरियल और एक दो रे बढ़ा देने से वो थोड़ा सुंदर दिखेगा, तो वैसा कॉपी में बनाना है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आया और इसमें आया तो ये आया, ये दो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनका डायग्राम वगैरह बिल्कुल याद रहना चाहिए। हम देखते हैं सिंपल, और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सिंपल में ही है, सिंपल माइक्रोस्कोप। Simple microscope. Simple microscopes is simply a convex lens. Convex lens, और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही है। अब इससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे मान लो न्यूज़ पे, इससे मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है,
मैग्निफिकेशन मिलता है जो 4-5 टाइम्स मिलेगा। कंपाउंड से कितना मिलता है, वो 25-30 टाइम्स 40 टाइम्स ऐसे मिलता है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसको हम देखने गए, उसको देखा जा रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम कितना क्लोज ला सकते हैं, उसको हम डी तक ला सकते हैं, बस हमें डी से नजदीक नहीं लाना है, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया है, इससे दूर करेंगे तो उसका विजुअल एंगल और छोटा हो जाएगा। उसको हम डी तक रखे तो उसने क्या किया कि इतना विजुअल एंगल फॉर्म किया, जो कि क्या है, हमारा अल्फा है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये विजुअल एंगल बहुत छोटा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने क्या कर लिया, या कोई न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहा है, ओल्ड एज पर्सन है वो पढ़ रहा है, तो वो न्यूज़पेपर का लेटर है, वो इतना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी से ऐसे ऐसे डी करके देखा। अब वो ग्लास लाया, कॉन्वेक्स लेंस लाया, सिंपल माइक्रोस्कोप लाया, तो वो क्या करता है कि इसमें इसको इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया जाता है, एडजस्ट करते हैं इसे, तो यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट किया गया कहीं पे, ये जो है इसका हो जाएगा यू, ये है एच ओ। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएंगी, और दूसरी जो है ऐसे जाएगी। अब ये लोकेशन देख रहे हो कहाँ पे है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो किस टाइप का इमेज बनता है इसमें जो है ऐसे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड। तो ये जो है, जो ऑब्जर्वर होगा उसको यहाँ से ऐसे ये मैग्नीफाइड इमेज ऐसे दिखेगा, और ये किसका हो जाएगा, ये हाइट ऑफ इमेज एच आई एच ओ, ये हो जाएगा इसका भी। अब जो भी ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर यहीं से देख रहा है, मतलब ये आईज में ये रेज इसके पास पहुंच रही है, ऐसे देखा, तो उसको ये मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा है, मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा है, मैग्नीफाइड इमेज दिखा, तो अब क्या करेगा, वो लेंस को आगे पीछे अगर चेंज करता है तो क्या चेंज होगा, यू चेंज होगा, ठीक है, आगे पीछे करेगा तो कभी ये इसके फोकस पे आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए कितना रेंज अवेलेबल है, 0 to f। ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए कितना रेंज अवेलेबल है भाई, ऐसे उसको ऑपरेट करना है, तो ऑब्जेक्ट को, ये वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज है, तो वो ऐसे ऐसे एडजस्ट करेगा अगर, तो वो क्या है, वो यू चेंज कर रहा है, यू चेंज करने से वी चेंज होगा, वी चेंज होगा। तो ये जो इमेज है वो कहां से कहां तक आ सकता है, सिंपल माइक्रोस्कोप के दो एडजस्टमेंट, कौन कौन से, एक बार नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, मतलब वी जो है डी पे, फार पॉइंट एडजस्टमेंट, मतलब वी जो है वो इन्फिनिटी पे है। ये तो दो एडजस्टमेंट है एक्सट्रीम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हमारे डी तक आ सकता है, एलडीडीवी से लेके इनफाइनाइट तक कहीं भी रहे हमें वो दिखेगा। तो अब ये लेंस है, इस लेंस से जो इमेज बना वो कहाँ बनेगा, कहीं पे डी पे बनेगा, और डी पे बनेगा, वी से लेके डी तक चेंज हो सकता है, ये रेंज है इसके लिए। तो अब ये डिवाइस यूज हुआ, तो ये तो हो गया अल्फा, फाइनल इमेज कितना एंगल बना रहा है, ये फाइनल एंगल इमेज बना रहा है ऐसे, ये क्या हो जाएगा, बीटा। फाइनल इमेज कितना एंगल बना रहा है, ये बीटा, ये देखो, तो ये मान लिया कि अगर ए बी है और ये ओ है, तो ये ए डैश और बी डैश होगा। तब इसमें से देखोगे ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर इसमें हम tan बीटा लिखना चाहते हैं, तो tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट, एच ओ बाई यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच आई बाई वी, ये हो जाएगा tan बीटा। व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू एच ओ बाई डी। तो अब हमारा इस सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू tan बीटा, ऐसा तो क्या है, बीटा बाई अल्फा, बट हमारे लिए क्या होगा वो tan बीटा बाई tan अल्फा।
तो tan बीटा बाई tan अल्फा, तो कौन सा पुट करेंगे, ऊपर भी HO है इधर भी HO है, तो यहाँ पे tan बीटा हो जाएगा HO बाई U, और अल्फा में क्या था HO बाई D। ये HO क्यों ये सेलेक्ट किया, क्योंकि ये HO कैंसिल आउट हो जाए, इसीलिए ये दोनों सिमिलर है, तो फाइनल जो इमेज बना रहा है तो बीटा एंगल है, तो tan बीटा हम ये भी लिख सकते हैं HI बाई V या HO बाई U, ये ज्योमेट्री से यहाँ लिख सकते हैं, तो ये HO कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया D बाई U मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हुआ D बाई U, फाइनल मैग्निफिकेशन होगा क्या, फाइनल मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो इमेज है वो इरेक्ट है, तो फाइनल जो मैग्निफिकेशन होगा इस डिवाइस का वो पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसका मैग्निफिकेशन D बाई U ये हुआ। अब इसको अगर हम एडजस्ट करते हैं, इसके दो एडजस्टमेंट, ये तो एक जनरल केस था, अब इसके हमारे दो एक्सट्रीम एडजस्टमेंट, कौन से एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट कौन सा क्या है, नॉर्मल है व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट और फार पॉइंट एडजस्टमेंट दोनों सेम है, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इंफिनिटी वही है, फाइनली जब इंफिनिटी पे होगा तो नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा, तो अगर ये इंफिनिटी पे है तो लेंस तो एप्लीकेबल है, यहाँ से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो u कहाँ पे होगा, ये 1/f जो फोकल लेंथ है, मतलब u इज इक्वल टू -f, -f का मतलब है कि उसके सामने, उससे नेगेटिव साइड में होना चाहिए और f डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये मतलब है इसका नेगेटिव का। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इस ऑप्टिकल सेंटर से नेगेटिव साइड में फोकस पे लोकेटेड होगा, तो वो होगा, तो यहाँ से उस केस में जो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन होगा वो हो जाएगा D बाई F, नॉर्मल मैग्निफिकेशन में जो मैग्निफिकेशन होगा वो हो जाएगा D बाई F, और इसमें कैसा होगा रे डायग्राम, ऐसे लेंस होगा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे और ये एग्जैक्टली F पे होगा, तो यहाँ से ये फोकस के थ्रू ये ऐसे जाएगा, और ये इसको जो है इमेज मैग्नीफाइड इसको कहीं पे दिख रहा है, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन हो गया वो हो गया D बाई F, ठीक है। यहाँ पे किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि -f क्या है, -f यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, हम बस फाइनल फार्मूला लिखेंगे, फाइनल अपने हिसाब से जो है ये कि u इज इक्वल टू -f का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट f पे डिस्टेंस f पे प्लेस्ड हो और नेगेटिव साइड में हो, व्हाट इज मैग्निफिकेशन D बाई U, अब वो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्योंकि फाइनल इमेज डायरेक्ट है, तो नियर पॉइंट में नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, इसके बाद क्लास है दोनों की, ठीक है, हाँ सर, कौन सा है, पीडी कंप्यूटर। अच्छा ठीक है, कंप्यूटर है सर। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें फिर वो यूज करना है, तो ये एक एडजस्टमेंट है। अब जैसे मान लो कि इससे हमें मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा, तो फोकल लेंथ हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, तो इस फॉर्मूले से देखो फोकल लेंथ शॉर्ट यूज करना चाहिए, लॉन्ग भाई दिया हुआ है तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 10 सेंटीमीटर का, एक 15 सेंटीमीटर का है, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा यूज करोगे, तो जिसमें शॉर्ट फोकल लेंथ रहेगी उसमें ज्यादा मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा। अब मान लो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो बोलेगा कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो D बाई F, पर्सन का D 25 है, फोकल लेंथ 5 है, तो 25/5 मैग्निफिकेशन हो जाएगा 5, पर्सन का नियर पॉइंट अगर 30 सेंटीमीटर है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 6, ठीक है, तो D बाई F हमें मैग्निफिकेशन मिलेगा, और इस फॉर्मूले को देख के हम ये बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ दिस मैग्नीफाइंग ग्लास शुड बी स्मॉल, मतलब हमारे पास चॉइस अगर है कि 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में से कुछ लेना है तो कौन सा लेंगे, 5 सेंटीमीटर वाला लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो आज के मुख्य समाचार यहीं तक, ये जो है D बाई F हो गया और जनरल फार्मूला हो गया,